बच्चों, संगठन का अंतिम हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन। विकेंद्रीकरण क्या होता है? विकेंद्रीकरण एवं भारार्पण एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं। भारार्पण का विकसित रूप ही विकेंद्रीकरण है। विकेंद्रीकरण में भारार्पण स्वतः निहित होता है। विकेंद्रीकरण में संगठन के प्रत्येक स्तर पर अधिकारों का अंतरण होता है। विकेंद्रीकरण का अर्थ, जब एक उच्च अधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थों को अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में अधिकारों का भारार्पण किया जाता है तो उसे विकेंद्रीकरण कहते हैं। सामान्यतः विकेंद्रीकरण द्वारा उच्च अधिकारी संपूर्ण कार्यों को अधीनस्थ अधिकारियों को हस्तांतरित कर देता है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि विकेंद्रीकरण भारार्पण का ही एक रूप है जो कि भारार्पण की तुलना में अधिक व्यापक है। वास्तव में बेटा क्या होता है, भारार्पण के अंदर उच्च स्तर के अधिकारी द्वारा सहायक स्तर के या निम्न स्तर के अधिकारी को काम सौंपा जाता है। विकेंद्रीकरण में भी काम सौंपा ही जाता है। अंतर यह है कि अधिकार अंतरण केवल थोड़े समय के लिए होता है, अस्थायी तौर पर होता है, परंतु विकेंद्रीकरण में जो अधिकार दिए जाते हैं, एक तो ज्यादा दिए जाते हैं और परमानेंटली दिए जाते हैं कि अब उस लेवल के काम हमेशा के लिए आपको ही करना है। उसको बोलते हैं विकेंद्रीकरण। काम सौंप दिया जाता है उच्च स्तर के अधिकारी द्वारा। जो कार्यभार जब ज्यादा हो जाता है तो निम्न स्तर के अधिकारियों को काम सौंपा जाता है, पर भारार्पण में अस्थायी तौर पर दिया जाता है और विकेंद्रीकरण में वही काम, वही अधिकार स्थायी तौर पर दे दिया जाता है कि अब उस स्तर तक के सारे काम उन्हें ही करना है। जो कम महत्वपूर्ण होते हैं और जब लगता है कि इसको निम्न स्तर के अधिकारी द्वारा संपन्न किया जा सकता है और इससे उच्च स्तर के अधिकारियों का समय भी बचेगा, उस अनावश्यक जो है काम पे उन्हें समय लगाना नहीं पड़ेगा, तो वो समय बचने पर वो अपने प्रबंध के दूसरे कार्यों में काम करेंगे। इसलिए जो भी अधिकार दिए जाते हैं वो ज्यादा अधिक मात्रा में दिए जाते हैं और स्थायी तौर पर दे दिए जाते हैं। उसे विकेंद्रीकरण कहते हैं। विकेंद्रीकरण की क्या विशेषताएं? विकेंद्रीकरण भारार्पण का प्रथम चरण है। भारार्पण का प्रथम चरण मतलब वही अधिकार को सौंपना, ठीक है। दूसरा, यह विस्तृत रूप है। भारार्पण में थोड़ा काम दिया जाता है, थोड़े समय के लिए दिया जाता है, लेकिन इसमें ज्यादा अधिकार, ज्यादा काम स्थायी तौर पर। विकेंद्रीकरण से अधीनस्थों की भूमिका के महत्व में वृद्धि होती है। जब विकेंद्रीकरण करते हैं, हम डिसेंट्रलाइजेशन करते हैं, अधिकार का जब हस्तांतरण करते हैं, तो जितने भी सहायक अधिकारी होते हैं उनकी भूमिका, उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब जितने भी अधीनस्थ अधिकारियों में देखा जाता है कि कौन कार्यकुशल है, कौन सिंसियर है, कौन किस काम में योग्य है, उस हिसाब से उनका जो है कार्यस्तर देखा जाता है। इससे उनका महत्व और बढ़ जाता है। विकेंद्रीकरण संपूर्ण संगठन में क्रियान्वयन होने वाली प्रक्रिया है। पूरे संगठन में वो लागू होता है। हर जगह, हर स्तर के अधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थों को काम सौंपा जा सकता है। यह हमेशा उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर किया जाता है, स्वाभाविक है। विकेंद्रीकरण प्रबंध की एक तकनीक है। इट इज अ टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट। बिल्कुल है। प्रबंध होता ही क्या है? अन्य व्यक्तियों से काम करवाना। तो आप अपने अधीनस्थों से कैसे काम करवा सकते हैं? जो काम वो कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, पर उनसे काम कैसे ले सकते हैं आप
और कौन कौन से काम करवा सकते हैं, यह एक टेक्निक है। विकेंद्रीकरण के माध्यम से आप उन्हें योग्य बना सकते हैं, जिम्मेदारियां देकर के उन जिम्मेदारियों को निभाने के लायक बना सकते हैं और उनकी कार्य क्षमता को बढ़ा सकते हैं। यह एक टेक्निक है। विकेंद्रीकरण से निर्णय में अधीनस्थों की भागीदारी हो जाती है। जब विकेंद्रीकरण हो जाता है तो जब निर्णय लेते हैं तो निर्णय में अधीनस्थ अधिकारियों का भी हाथ होता है, क्योंकि अब अधिकार उनको सौंप दिए गए हैं, काम उनके द्वारा संपन्न किया जा रहा है, तो निर्णय लेने में वो भी अपना योगदान देते हैं कि काम को आगे करना है, नहीं करना है, किस तरीके से करना है, बंद करना चाहिए, क्या उस साधनों की आवश्यकता है, किस प्रकार काम को करना है। तो ये सारे निर्णय लेने में उच्च स्तर के साथ साथ निम्न स्तर के अधिकारियों का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। विकेंद्रीकरण अधीनस्थों को परिणाम प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करता है। विकेंद्रीकरण के अंतर्गत जब निम्न स्तर के अधिकारियों को काम दिया जाता है तो उन्हें एक अवसर मिलता है कि वो काम को करके दिखाए। जो व्यक्ति अच्छे से अच्छा काम करके दिखाता है उसकी उन्नति उस प्रकार होती है, प्रतिफल उसे इस प्रकार मिलता है। तो विकेंद्रीकरण के माध्यम से हर व्यक्ति को अपनी कार्य करने की क्षमता, अपने अंदर की कला कौशलता को, अपनी योग्यता को दिखाने का अवसर प्राप्त होता है और उस अवसर के माध्यम से जो परिणाम आते हैं वो परिणाम सकारात्मक हो सकते हैं और इसका लाभ संगठन को, कर्मचारियों को तथा प्रबंधन को होता है। अब प्रश्न आता है कि विकेंद्रीकरण से क्या लाभ है। पहला लाभ तो ये बेटा उच्च अधिकारियों के कार्यभार में कमी आती है। जो भारार्पण के लाभ है वही इसके लाभ है। जो उच्च स्तर के अधिकारियों के पास कार्य का दायित्व अधिक हो जाता है और वो कार्यभार जब दूसरों को सौंप देते हैं तो उनके कार्यभार में कमी आ जाती है। कार्यभार में कमी, युवा अधिकारियों को प्रेरणा, मतलब जो यंग जनरेशन है उन्हें आगे आने का मौका मिलता है, प्रेरणा मिलती है उन्हें काम करने की, अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस दिखाने की। उनके अंतर्गत एक भावना जागृत होती है। जो यंग जनरेशन जो हमारे काम कर रही होती हैं उन्हें काम को अच्छे से अच्छे तरीके से करने की मन में इच्छा जागृत होती है और उनकी शक्ति का हम पूरा उपयोग कर सकते हैं। ठीक है। युवा अधिकारियों को प्रेरणा एवं मनोबल में वृद्धि, इंक्रीज इन इंस्पिरेशन। इंक्रीज इन इंस्पिरेशन मतलब होता है कि प्रेरणा का मतलब अंदर से काम करने की इच्छा को जागृत करना। विकेंद्रीकरण के माध्यम से हम उनको काम करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। जब अधिकार उनके दिया जाता है तो अधिकार के अंतर्गत उनमें मनोबल, काम करने की इच्छा शक्ति प्रबल होती है। और विविधीकरण को प्रोत्साहन, डाइवर्सिफिकेशन, काम को जब हम बांट देते हैं अलग अलग हिस्सों में तो विविधीकरण को प्रोत्साहन मिलता है। विकेंद्रीकरण में अलग अलग अधिकारियों को अलग अलग काम सौंप दिए जाते हैं, स्थायी तौर पर अधिकार अधिक मात्रा में उन्हें दे दिए जाते हैं, तो इससे विविधीकरण को प्रोत्साहन मिलता है। और अभिप्रेरणा की प्राप्ति, मोटिवेशन मतलब होता है किसी व्यक्ति के अंदर काम करने की इच्छा को जागरूक करना, इंस्पायर करना। और इस विकेंद्रीकरण के माध्यम से ही व्यक्ति के अंदर काम करने की इच्छा जागृत होती है। इसके पश्चात अधिकार अंतरण और विकेंद्रीकरण का वर्णन करने के पश्चात हम दोनों में अंतर देख सकते हैं कि दोनों में क्या अंतर है।
पहला, इसमें उच्च अधिकारी के द्वारा अधीनस्थ को अधिकार सौंपे जाते हैं। इसमें संपूर्ण संगठन में अधिकार का फैलाव किया जाता है। यहां पर क्या होता है, एक अधिकारी अपने अधीन काम करने वाले व्यक्तियों को काम सौंपता है, जबकि इसमें पूरे संगठन में सबको काम बांट दिया जाता है। यह व्यापक तौर पर होता है। इसका क्षेत्र सीमित है और इसका क्षेत्र व्यापक है। अधिकार अंतरण उच्च स्तर के अधिकारी द्वारा होता है जो अपने अधीन है, पर जो विकेंद्रीकरण होता है वो व्यापक तौर पर हर लेवल पर अलग अलग काम को बांट दिया जाता है। इसका उद्देश्य उच्च अधिकारी के कार्यभार को कम करना और इसका उद्देश्य संगठन में अधिकारियों का फैलाव करना। यहां पर्टिकुलर एक लिंक होती है और उसके असिस्टेंट जो होते हैं वो जो काम कर रहे होते हैं उनके काम कार्यभार को कम करना होता है, लेकिन इसके अंतर्गत पूरे संगठन में काम को फैला दिया जाता है। हर काम को सभी में बांट दिया जाता है, विकेंद्रीकरण कर दिया जाता है, तो सबके काम करने की क्षमता भी पता लगती है। स्वतंत्रता, उच्च अधिकारियों का नियंत्रण बने रहने से निर्णय लेने में स्वतंत्रता नहीं होती है, क्योंकि यहां पर काम दिया जाता करने के लिए, लेकिन जो उच्च स्तर के अधिकारी है उनका नियंत्रण बना रहता है। इसलिए वो व्यक्ति काम तो करता है लेकिन पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं होता, अपने हिसाब से निर्णय नहीं ले सकता। यहां पर नियंत्रण कम हो जाता है, अतः कभी कभी निर्णय भी वो ले सकते हैं, स्वतंत्रता पूर्वक काम कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें बड़े स्तर पर काम सौंपा गया है, अब उन्हें ही करना रहता है परमानेंटली तौर पर, तो वो निर्णय ले सकते हैं और स्वतंत्रता पूर्वक काम कर सकते हैं। जो बड़े बड़े उद्योग होते हैं उनमें भारार्पण अनिवार्य होता है, क्योंकि जब बड़े स्तर के अधिकारी होते हैं, काम भी बहुत होता है, तो डेलीगेशन करना ही पड़ता है, अपने असिस्टेंट से सहायता लेनी ही पड़ती है। परंतु विकेंद्रीकरण जो है वो ऐच्छिक है, आवश्यक नहीं है कि काम सभी को सौंपा जाए, तो ये उनकी इच्छा पर निर्भर करता है। अधिकार अंतरण अल्पकालीन होता है, ये कम समय के लिए होता है, थोड़ा काम सौंपा जाता है, काम पूरा हो जाता है, अधिकार वापस। परंतु विकेंद्रीकरण लंबे समय के लिए होता है और स्थायी तौर पर होता है। उस स्तर के काम के लिए आप परमानेंटली अधिकार दूसरों को, अधिकारियों को, सहायक अधिकारियों को सौंप देते हैं।